के मुंडाओं ने अंग्रेजी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और मुंडारी खुटकटी आज वहां पर मुंडा इलाके में बरकरार आज भी है। खूंटी के इलाका के लोग सोयको में किसका हत्या हुआ? अब्राहम मुंडा का। आप ये सरना ईसाई करके आदिवासियों को खंड खंड में बांटने का काम कर रहे हैं और ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का देन है। अब उस हथियार के तहत आप चल रहे हैं, ऐसे झारखंड नहीं बचेगा। लेकिन ये 5वां अनुसूची क्षेत्र है और 5वां अनुसूची में लैंड बैंक कैसे बना, आदिवासियों का जमीन कैसे लुटा रहा है, उस पर आप चिंता नहीं है। आपको चिंता नहीं है कि फलाना मुंडा का जमीन कोई दूसरा कोई लेके चला गया। अब जिस खूंटी में है, मैं जिस खूंटी में हूँ और जिस खूंटी से ये सरना और मने ईसाई का लड़ाई हो रहा है, वहां पर पूरा जमीन मुंडाओं का जमीन आज क्यों लुटा रहा है? इस पर क्यों लड़ाई के मैदान में नहीं है? अफसर IRS, आपका IRS संविधान विरोधी कैसे काम कर रहा है? और संवैधानिक पद में रहते हुए आप सरना और ईसाइयों को और सरना समाज को बांटने का काम। देखिए, एक मुद्दा जो है पूरे राज्य में गर्माता हुआ दिख रहा है। माहौल जो है इससे कुछ अलग सा क्रिएट हो रहा है। दरअसल ये मुद्दा है सरना ईसाई, और सरना ईसाई का जब बात आया तब आरक्षण का भी बात आ गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो आदिवासी कन्वर्ट हो चुके हैं ईसाई में, उन्हें जो है आदिवासी का जो लाभ मिलना चाहिए, जो मिल रहा है संवैधानिक तरीके से, वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। और इस मुद्दे का जो है खासा असर देखा जा रहा है खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, इन क्षेत्रों में जो है ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है। इसलिए जो है इस क्षेत्र में ये मुद्दा तेज़ी से सामने आ रहा है। इस पर जो सामाजिक अगुवा है वो गांव जा रहे हैं और गांव में जाके सरना ईसाई वाली बात को हवा दे रहे हैं, और जिससे कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनमें आपस में ही मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, परिवार में भी फूट पड़ रहा है। तो हम इन्हीं विषयों को लेकर दयामनी दीदी से जानते हैं कि आप, चूँकि आप पूरे राज्य में आयरन लेडी के नाम से तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन सामाजिक क्षेत्रों में जो जिस तरह से आपका पकड़ है, जो आपने समाज को अपना बहुमूल्य समय दिया है अब तक, तो इसका फ़ायदा किस तरह से आदिवासी समाज को मिलेगा? दीदी जोहार। जोहार। दीदी, हम जो अभी बताए कि सरना ईसाई का मुद्दा जो है पूरे राज्य में तेज़ी से फैल रहा है, और इसका खासा असर जो है खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और रांची के इलाके में जो है देखा जा रहा है। आपने समाज को जो है बहुत समय दिया, अपने जो है ज़िंदगी का लगभग हिस्सा जो है समाज की सेवा में लगाए हैं। तो आपके इस अनुभव का समाज को किस तरह से लाभ मिलेगा, कैसे आप इस मुद्दे को लेकर लोगों को समझाएंगे? सरना ईसाई का जो मुद्दा है वो आरएसएस और बीजेपी का मुद्दा है। हम लोग आदिवासी समाज में, जो आप मेरे बारे या तो कोई भी है, वो पूरा दुनिया जानता है कि मैं पूरा ज़िंदगी, अभी हम लोग रांची में बैठे हुए हैं, मैंने पूरा ज़िंदगी, अपना पूरा जवानी पूरे झारखंड का ज़मीन जंगल बचाने में लगाई है। और मेरा शुरुआत हुआ आपका 1995, 94, 95 से खूंटी ज़िला से हुआ, जहाँ पर कोयलकारो परियोजना को उस समय बहुत लंबे समय से कोयलकारो परियोजना को बनाने की बात हो रही थी। और उस इलाके, खूंटी ज़िला के, गुमला ज़िला के, ये जो दोनों ज़िला के 256 गांव के लोग उसका विरोध करते आ रहे थे। 95 में जब फिर से ये बात आई कि कोयलकारो परियोजना बनेगा, तब मैंने भी अपना स्टूडेंट लाइफ से छलांग लगा के मैं आंदोलन में चली गई। तब से आज तक मैं ज़मीन ही बचा रही हूँ, गाँव ही बचा रही हूँ। मैं खूंटी ज़िला को 1994-95 के पहले से मैं देख रही हूँ
और आज तक 2026 तक मैं देख रही हूँ। कोयलकारो परियोजना के खिलाफ जहाँ पर 200 आपका 56 गांव डूबने की बात थी कोयलकारो परियोजना से, और वहाँ पर अगर आप बोलेंगे खेती की ज़मीन की बात बोलेंगे तो 55,000 हेक्टेयर गुमला जिला और खूंटी जिला के का 55,000 हेक्टेयर खेती की ज़मीन डूबती, 27,000 हेक्टेयर आपका जंगल ज़मीन डूबता। और उसके साथ जब धार्मिक धर्म की लड़ाई हो रही है तब मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ 245 गांव में सरना भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, चीक भी है, बड़ाइक भी है, लोहरा भी है, तेली भी है, बनिया भी है। तब ये लंबे समय से आपका कोयलकारो परियोजना बनाने का जो घोषणा हुआ था वो आपका 1957-58 से 1900 मैंने 51-52 57-56 से ये उस समय से ये परियोजना बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, 1956-57 से आंदोलन तब से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। अब हमेशा लोग बोलते रहे कि हम अपने पूर्वजों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। मैं कोयलकारो जन संगठन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूरे गुमला और पूरा वर्तमान खूंटी जिला, उस समय का रांची जिला, सारे 256 गांव के लोगों को गोलबंद करके कोयलकारो जन संगठन के बैनर तले हिंदू, सिख, ईसा सिख तो नहीं है, हिंदू है, मुस्लिम है, तेली है, बनिया है, आपका सरना है, ईसाई है, सब हैं, सबको को गोलबंद करके लड़ाई लड़ा। तब ये आपका 256 गांव बचा और वहाँ पर सरना क्या बात करेंगे, मसना का बात करेंगे और हमारा सरना और ससंदरी की बात करेंगे। मुंडा इलाके में आप उसमें गिनेंगे तो हजारों हजार सरना स्थल है 256 गांव में, हजारों आपका ससंदरी है आपका मुंडा इलाका में, वहाँ पर उरा मुंडा खड़िया भी है, वहाँ पर सारे लोग हैं। लेकिन धर्म के नाम पर वो लड़ाई नहीं लड़ी गई, वो आदिवासियत और आदिवासियों का संघर्षशील इतिहास और आदिवासियों का जमीन को बचाने के लिए सब कोई आदिवासी और मूलवासी एक साथ गोलबंद हुए और ये लड़ाई को आज तक केंद्र की सरकार जिनकी भी आई या तो राज्य में जिनकी भी सरकार रही उनको 1 इंच जमीन नहीं लेने दिया। एनएचपीसी अंदर में चला गया और वहां पर अपना कैंप लगाया था लोहाजनी में, कैंप को महिलाओं ने उठा के फेंक दिया, सैनिकों का रास्ता में मड़ुआ रोप दिया और सैनिकों को रोका अहिंसक तरीके से। आज 2000 में राज बना, 2001 में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ कोयलकारो जन संगठन के ऊपर में फायरिंग हुआ, 8 लोग मारे गए। 8 लोग में मैं वहाँ के जो आज ईसाई और सरना का लड़ाई जो लड़ा रहे हैं और जो उनके पीछे चल रहे हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, कोयलकारो परियोजना से जमीन को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हर जाति और धर्म से ऊपर उठ के और राजनीति से ऊपर उठ के लड़ाई लड़ा कोयलकारो जन संगठन। जब 2001 में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर की सरकार थी राज्य में, उस समय जब फायरिंग हुआ तो मैं आप लोगों को गिना देना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ। सुंदर कंडोलना वो सरना परिवार से थे, बनई का सुंदर कंडोलना नाम आप लोग नोट कर लीजिए, सुंदर कंडोलना बनई का, मैट्रिक लिखा था, उस गोलीकांड में मारा गया। वहीं पर सोमा जोसेफ गुड़िया वो ईसाई परिवार से था, वो आपका बोडा पहान चंपा बहा का, बोडा पहान चंपा बहा का वो सरना परिवार से था।
और उसके साथ ही सुरसेन गुड़िया डेरांग का सरना परिवार का था। वहीं पर आपका जमाल खां मुस्लिम परिवार से था। सब लोग का शहादत हुआ। कोयल कारो परियोजना के तहत में जमीन कोई नहीं लुटाएगा, जंगल हमारा नहीं लुटेगा, हमारा सरना और ससंदरी पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। इसका लड़ाई में ये सामूहिक शहीद शहादत हुआ। तब ये झारखंड में आपका खूंटी जिला का आदिवासी लोग बचे हैं। उसके बाद जाति और धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के आर्सेलरमित्तल खूंटी जिला में और गुमला जिला का आपका 40 गांव को हटा के वहाँ पर अपना स्टील फैक्ट्री बनाना चाहता था। आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के बैनर तले जाति और धर्म से ऊपर लड़ाई लड़े। सब कोई बोलता था कि स्टील जेंट के खिलाफ कैसे लड़िएगा, मित्तल कंपनी से गांव को कैसे बचाइएगा। हम एक ही बात बोलते थे, कौन है स्टील जेंट नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि यहाँ का भूमि पुत्र, यहाँ का आदिवासी और मूलवासी यहाँ के मालिक हैं और ये लड़ाई लड़ेंगे और ये जमीन बचाएंगे। आज की तारीख में मैं सबसे सवाल करना चाहती हूँ, हम लोगों ने कहीं पर जाति और धर्म के नाम से लड़ाई नहीं लड़ा। गांव बचा। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के में जहां पर 245 गांव को बचाने का लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। हर जाति और धर्म के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, वहीं पर आदिम जनजाति के लोग भी हैं। आज वो लोग जाति और धर्म की से ऊपर उठ के लड़ाई लड़ रहे हैं। 245 पूरा आपका पलामू और आपका लतेहार का पूरा पाठ इलाका, पूरा पर्यावरण बचा है। जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर समाज का लड़ाई, जल जंगल जमीन बचाने का जो लड़ाई था, सब मिलके आज लड़ाई जीता है। तो आज ये आदिवासी, वही आदिवासी समाज, CNT एक्ट का लड़ाई, जब यहाँ पर 2016 में CNT एक्ट को संशोधन करने की बात हुई, तब उस समय लड़ाई लड़ा। तब मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि उस समय जब रघुवर दास बोला कि नहीं हम तो संशोधन करेंगे ही, तब यहाँ पर 22 अक्टूबर 2016 को मोराबादी मैदान में उस संशोधन के खिलाफ में आ रहा था। पूरा खूंटी के इलाका के लोग, सोयको में किसका हत्या हुआ? अब्राहम मुंडा का। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, अब्राहम मुंडा आपका सरना है या ईसाई है? नाम तो से तो जरूर ईसाई है, लेकिन वो उसके लिए मारा गया। वो CNT एक्ट के तहत वहां का मुंडारी खुटखटी बचे रहे, वहां के मुंडा का राज बचा हुआ रहे, उसके लिए ना शहीद हुए अब्राहम मुंडा। आज तमाम जो शहीद हैं, आप ये सरना ईसाई करके आदिवासियों को खंड खंड में बांटने का काम कर रहे हैं और इन शहीदों का आप अपमान कर रहे हैं। ये जो शहीद हैं उनका अपमान आप कर रहे हैं सरना और ईसाई करके, और ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS का देन है। अब उस हथियार के तहत आप चल रहे हैं, ऐसे झारखंड नहीं बचेगा। आप बच सकते हैं, जो सरना और ईसाई का जो आप ठेका लेके चल रहे हैं ना, आप बच सकते हैं, समाज नहीं बच सकता है। ये इतिहास कहता है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, फूलो झानो, बिरसा मुंडा, डोंका मुंडा, कान्हू मुंडा, गया मुंडा, मक्की मुंडा, आपका वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया, आप पोटो हो, और सिंगरामान की बिंद्रामान की ने समाज की एकता की लड़ाई लड़ी। तब अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों को भी घुटना टेकना पड़ा। तब खूंटी में मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 1865 में वहाँ के मुंडाओं ने अंग्रेजी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और मुंडारी खुटकटी आज वहाँ पर
मुंडा इलाके में बरकरार आज भी है। वो जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ने से मुंडारी खुटखटी नहीं बचेगा। हर मुंडाओं को इसका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आरएसएस और बीजेपी का वो दाना डाल रहा है। दाना चुगते चुगते आप गुटुर गुटुर करते आदिवासी समाज को टुकड़ों में बांटेंगे। आप बच सकते हैं, बार बार मैं ये अंगुली उठा के कह रही हूँ, आप बच सकते हैं, लेकिन इतिहास आपको माफ भी नहीं करेगा। आप तो ये समाज को नहीं बचाएंगे तो। आपने जो है पूरा कहानी बता दिया, किस तरह से जो है शहीदों ने शहादत दिया, किस तरह से आपने भी आंदोलन किया, कैसे जो है एकता बनी रही और ज़मीन बचा रहा। लेकिन आज जो सवाल उठा रहा है, जो सरना ईसाई कर रहा है, वो तो आदिवासी नेत्री ही हैं। आप अगर हम प्रमुखता से नाम लें तो निशा उरांव का नाम आ रहा है, एक निशा भगत है। ये जो है दो प्रमुख आदिवासी जो सामाजिक अभी कार्यकर्ता हैं कहेंगे, तो यही तो खुल के मंच पे आ रही है और आदिवासी और सरना के बारे में बातें रख रही है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, न मैं कार्यकर्ता किसी को मानती हूँ। एक है आईएएस अफसर का बेटी रिटायरमेंट के बाद वो फिर से वो एमपी बनते हैं। हम लोगों ने भी मेहनत किया, उनको एमपी बनाने में हम लोगों ने भी मेहनत किया। आज है खुद ही क्या IRS, उसका फुल फॉर्म तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं नौकरी चाकरी नहीं की। मैं किसानों के रेवेन्यू सर्विस है। हाँ, मैं किसानों के बीच में केवल रही, गाँव में रही, तो मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन वो मैं देखती हूँ कि हाँ, क्या इंडियन रेवेन्यू सर्विस उसकी बड़ा IAS की IPS बोलते हैं, IRS है। अब वो आज की तारीख में खर्च करता है, तो आप बढ़िया आप याद दिला दिए बाबा कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस तो ये जो भूअर्जन विभाग तो रेवेन्यू में आता है ना। तो यहाँ का ज़मीन तो बचा ले पहले। यहाँ का जो ज़मीन आपका जो लैंड रिकॉर्ड और डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम में पूरा क्षेत्र का ज़मीन, वो खतियान में, मेरा खतियान में आपका नाम से, आपका खतियान किसी और के नाम से, पूरा गांव के लोगों का नाम खतियान से गायब हो गया है। ये जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस अफसर लोग पहले उसको ठीक कर ले, वो ज़मीन को ठीक कर ले। हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप लोग बड़े बड़े अफसर हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये 5वें अनुसूची क्षेत्र है और 5वें अनुसूची में लैंड बैंक कैसे बना? 22 लाख एकड़ 5वें अनुसूची क्षेत्र में किसानों का जमीन, किसानों का गांव का सरना और मसना और हमारा ससंदरी, हमारा जितना भी गांव का जो सामुदायिक जमीन है, उसमें नदी भी है, नाला है, आहर है, पोखर है, खेल मैदान है। जो हमारा खतियान पार्ट 2 का जमीन है वो लैंड बैंक में चला गया। आप लोग कैसे अफसर हैं, कैसे अफसर हैं? जो आपने राज में क्या चीज हो रहा है, आदिवासियों का जमीन कैसे लुटा रहा है, उस पर आप चिंता नहीं है। आपको चिंता नहीं है कि फलाना मुंडा का जमीन कोई दूसरा कोई लेके चला गया। आप जिस खूंटी में है, मैं जिस खूंटी में हूँ, और जिस खूंटी से ये सरना और मने ईसाई का लड़ाई हो रहा है, वहां पर पूरा जमीन, मुंडाओं का जमीन आज क्यों लुटा रहा है? इस पर क्यों लड़ाई के मैदान में नहीं है? मेरा सवाल है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्यों लड़ाई के मैदान में नहीं है? क्यों आप गोली खाने के लिए तैयार नहीं है? आपको तो एक कलम चलाना चाहिए। आप इंडियन सर्विस में हैं, आप गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। आप लोग, आपके दादा लोग आपका मने बड़े बड़े पद में हैं। मेरे जैसा आदमी, मैंने तो हमारी माँ का जमीन लूटने के बाद, मैं अपना बाप का जमीन लूटने के बाद, मैं गुमला जिला का अरहरा गांव से निकल के रांची में मैं यहाँ पर आई और दाई काम कर कर करके मैं पढ़ी लिखी। आज भी मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा आदमी भी पढ़ा लिखा है। आप लोग हम लोगों को तो नौकरी नहीं दिला सके, हम तो किसी का आरक्षण नहीं ले सके, जिस आरक्षण की लड़ाई की बात करते हैं। लेकिन आज हम भी चाय बेच रहे हैं, चाय से हम अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने लोगों को पाल रहे हैं और हम समाज को बचा रहे हैं। हमको कोई नहीं अंगुली उठा सकता है कि जहां पर भी मेरा कदम गया है जमीन बचाने के लिए, मैंने जमीन लेने नहीं दिया। लेकिन आपने जो सवाल किया,
जिन भी लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ। अभी तो आप 2 ही लोगों का नाम लिए ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर तो नौकरी में हैं, बहुत सारे लोग फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर राज्य सरकार का अच्छा पोस्ट में है। वो भी सरना ईसाई और सनातन की बात कर रहे हैं, वो भी सरना ईसान और सनातन एक है की बात कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं तो जेल भी गई, मेरे ऊपर 9, 10, 11 टोटल मिला के मेरे ऊपर आज तक 16-17 केस हुए। सिर्फ नगरी में मेरे ऊपर 9 केस हुआ। मनरेगा नरेगा में जॉब कार्ड दिलाने के लिए मेरे ऊपर 6 केस हुए। 3 जिला में केस हुए, गुमला जिला में केस हुआ, रांची जिला में केस हुआ, सिमडेगा जिला में केस हुआ। मैं सब केस लड़ते गई। आज भी मैं ये अभी खत्म हुआ मेरा केस, फिर भी मैं आज समाज की बात कर रही हूँ। दुखद बात है कि आप जुबान से समाज को नहीं बचा सकते हो। जुबान के साथ आपका पांव संघर्ष के मैदान में होना चाहिए और वहां पर आप संघर्ष कीजिए। आप लोगों को उस तरह का संघर्ष की जरूरत भी नहीं है। आप अपना लेटर पैड में लिख दीजिए, आदिवासियों का जमीन लुटा रहा है, यहाँ पर 5वीं अनुसूची में लैंड बैंक क्यों बनाए हैं, रद्द होना चाहिए। आप एक लेटर पैड में लिख दीजिए। आपसे बस इतना ही मेरा गुजारिश है। लेकिन वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि सरना आदिवासी जो ईसाई है, आदिवासी जो ईसाई बना है, उसको जो आदिवासी दर्जे के तहत संवैधानिक जो लाभ मिल रहा है, उस लाभ को वंचित कराने का लड़ाई हो रहा है कि जो आदिवासी ईसाई बन गया है उसको आदिवासी दर्जे के तहत मिलने वाले सभी लाभ को वापस किया जाए, उनको कोई लाभ ना मिले। आज की तारीख में मैं संविधान पर भी सवाल उठाती हूँ। ये कैसा भारतीय संविधान में कैसे केंद्र का सरकार है, आपका एक केंद्र में बैठा हुआ अफसर IRS, आपका IRS संविधान विरोधी कैसे काम कर रहा है? ये मोदी सरकार से हमारा सवाल है, मोदी सरकार से हमारा सवाल है। संवैधानिक पद पे बैठे, संवैधानिक पद में आप बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद में रहते हुए आप सरना और ईसाइयों को और सरना समाज को बांटने का काम, संविधान तो कहता है कि कोई भी आदमी अपना स्वविवेक से कोई भी धर्म मान सकता है। भारतीय संविधान में आप नागरिक अधिकार को देखते हुए आप धारा 15 से लेके 21 तक क्या लिखा हुआ है, धारा 15 से आप 21 तक क्या लिखा हुआ है वही लोग पढ़ ले बार बार। मैं तो पढ़ी हूं इसलिए बोल रही हूं। और भारत के संविधान में धारा 21 से 15 से 21 तक में वही है कि देश का प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने का स्वतंत्रता है। हर जाति और धर्म को अपना समाज को में संगठन खड़ा करने का अधिकार है। तो फिर आप तो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये हमारा केंद्र सरकार भर पर भी सवाल है कि आपके लोग, अगर मैं अभी रोड में उतर जाऊंगी ना तो मेरे ऊपर तुरंत हमारे ऊपर में सरकार बोलेगा कि हमने नाजायज मजमा कर लिया है, हम मतलब 353 का हमने वायलेशन किया है, गैर कानूनी काम कर लिए हैं। इतना मैं रोड में उतरी जमीन बचाने के लिए, तो मेरे ऊपर इतना केस पर केस हुआ। तो हमारे ऊपर तो हमेशा यही होता था कि मैंने गैर कानूनी काम किया, कि हाँ हमने गलत तरीके से रोड में उतरा। आप पर क्यों मैंने ये केस नहीं हो रहा है? अब सरकारी सर्विस में है, आप वहाँ पर आप रिजाइन दे दीजिए, रिजाइन दे दीजिए। और सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? इसलिए मैं सरकार पर भी सवाल कर रही हूँ ना। तो सरकार भी भारत का संविधान का सरकार भी वायलेशन कर रहा है। अगर आप इस तरह का गतिविधि को आपके अधिकारियों को करने के लिए आप खुला छूट दिए हैं तो सरकार भी दोषी है, केंद्र सरकार भी दोषी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? हम लोग तो बोल सकते हैं ना, हम लोग जमीन पे लड़ सकते हैं। आप यहाँ पर तो आप तमाम उनको मतलब इस तरह का तमाम जो लोग हैं, आज तक खूंटी में पूरे जिंदगी में मुझको कई बार मारने का धमकी दिया, कई बार। मैंने चुटिया थाना में FIR किया, मैंने तोरपा थाना में FIR किया कि फलाना नंबर से हमको मारने की धमकी आ रही है, मुझको मतलब लोगों के बीच से उठाने की धमकी आ रही है। रिकॉर्ड खंगालेंगे तो सब थाना में मिलेगा। मैंने
पूरा फोन नंबर के साथ मैंने किया। मुझको तो कभी, आज तक मैं जिंदा हूँ, सरकार मुझको बॉडीगार्ड आज तक नहीं दिया। सरकार मेरी रक्षा के लिए बोनसर कभी नहीं दिया। आप लोग तो भाई बोनसर के साथ चलते हो, आप लोगों तो इतना ताम झाम के साथ चलते हो, कैसे? अब मैं सवाल कर रही हूँ, मैं केवल सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं इतना दिनों से, आप देखिए खूंटी जैसा क्षेत्र में, मैं कोई गांव ऐसा मेरे लिए अनजान नहीं है, ना कोचांग है, ना बीरबंकी है, ना कहीं है, कहीं पर भी मेरे लिए अनजान नहीं है। सब जगह मैं चली जाती हूँ। उस समय माओवादी भी थे, अब तो कम हो गए हैं। उस समय आपका PLFI भी थे, गांव गांव तो था। तब भी तो मैं लड़ाई लड़ती थी, तब भी मैं ArcelorMittal के खिलाफ लड़ी, तब भी मैं कई डैम के खिलाफ में हुई खूंटी जिला में लड़ी। मुझको भी बोलते थे कि आपको इतना गोली मारेंगे कि आपका सीना का आपका 100 का शिनाख्त नहीं होगा। मैं अभी तक जिंदा हूँ, बिना बॉडीगार्ड से जिंदा हूँ, बिना संरक्षण से जिंदा हूँ, इसलिए कि मैं भारत के संविधान के साथ मैं लड़ती हूँ। CNT एक्ट का पुत्री होने के कारण मैं लड़ती हूँ, इसलिए कि मैं भारत के संविधान को मानती हूँ। और यहाँ का आम आदमी, एक एक आदमी मेरे साथ था, किसान मेरे साथ रहा, एक मेहनत कश में आदमी मेरे साथ रहा। हर आम आदमी का जिंदगी के लिए मैं लड़ी, मैं सुरक्षित, वही मेरा बॉडीगार्ड रहा, तो आप, वही मेरा हथियार रहा। आप मानते हैं कि ये जो सरना ईसाई हो रहा है षड्यंत्र है? बिल्कुल षड्यंत्र है, बिल्कुल षड्यंत्र है। मैं उस संगठन का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ। अभी दिल्ली में 24 तारीख को क्या हुआ था? पिछले महीना हुआ था ना, क्या बनवासियों का महाकुंभ हुआ था? बनवासियों का महाकुंभ हुआ था। वहाँ तो डिलिस्टिंग के नाम पर बुलाया गया था। पूरा देश के लोगों को बोला कि नहीं, सरना ईसाइयों को हम लोग डिलिस्ट करेंगे। और वहाँ पर आपका लाल किला का मैदान में पिछले महीना हुआ था। हमारा गृह मंत्री क्या संबोधन किया? 6-7 बार बोला, बनवासी महाकुंभ में सभी बनवासियों का स्वागत है। कभी उन्होंने आदिवासी कहा? कभी नहीं कहा। और आप कह रहे हो क्या? आपने यहाँ से तो डिलिस्टिंग करने के लिए लोग गया था, डिलिस्टिंग की मांग को लेके गया था। वहाँ कोई भी नहीं बोल पाया कि हम डिलिस्टिंग की मांग के लिए आए हैं। हमारा माननीय ये गृह मंत्री आपका वहाँ पर गया तो बनवासियों के लिए गया था। आप आदिवासी हैं कि बनवासी हैं, भाई आप तय कर लीजिए। तो यहाँ पर तो ईसाई लोग तो ईसाई है। आपका जनगणना रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे 2011 का जनगणना में भी आपका, चलिए वहाँ पर अगर पूरे परसेंट में बोलेंगे, पूरा आपका 3,49,00,000 जो 2011 का जनसंख्या है, उसके आधार पर आप देखेंगे तो 4% ईसाई है झारखंड में। लोभ से आप कह रहे हैं, लालच से आप कह रहे हैं धर्मांतरित करा लिए हैं आदिवासियों को। तो टोटल आदिवासी माने टोटल ईसाई समुदाय मानने वाले 4% हैं। अगर ऐसा होता तो 1845 में यहाँ पर ईसाई मिशनरी आए थे छोटा नागपुर में, ईसाइयों का संख्या तो बढ़े रहता ना भाई। यही RSS का एजेंडा है। अब इधर सरना वाले सनातन हो गए, आदिवासी ईसाई दूसरा में हो गया, आदिवासी कौन है यहाँ? तब तो कोई नहीं बचा, कोई नहीं है। RSS का एजेंडा यही है कि आदिवासी को खत्म करो, और ये सरना और ईसाई के नाम पर खूब लड़ाओ, और इससे समाज नहीं बचने वाला है। समाज का इतिहास हमको माफ नहीं करेगा आने वाले समय में। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, जितने लोगों का आप नाम ले रहे हैं ना, वो लोग अपना जहाँ पर हैं वो लोग अपना बोल रहे हैं। पार्टी में है, नेताओं की मजबूरी है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो सुलझे हुए आदिवासी नेता वो भी नहीं बोल रहा है। बहुत सारे नेता, नाम नहीं बोलूँगी, बहुत सारे आदिवासी नेता को आप सुने, जो सुलझे हुए नेता हैं वो नहीं बोल रहा है। दबे जुबान अभी
प्रदेश अध्यक्ष आपको पद में मिला है तो थोड़ा सा तो खांसिएगा, लेकिन जो सच है तो सच है। और खूंटी सबको कुमुंडारी खुटखटी हमारा कैसे हमने लड़ के लिए याद होना चाहिए। विल्किंसन रूल हमने कैसे लड़ के अंग्रेजों का व्यवस्था को रोकते हुए हमने लिया। आज की तारीख में कोयलकारों के आंदोलन को याद करना चाहिए, कोयलकारों के शहीदों को याद करना चाहिए, CNT एक्ट के लिए जो शहीद हुए अब्राहम मुंडा उनको याद करना चाहिए। याद करना चाहिए आपका जितना इधर आप नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो लड़ाई लड़े उन लोगों को याद करना चाहिए। वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे, असली इस झारखंड के यहाँ के भाषा संस्कृति के वाहक वही लोग हैं, उनको याद करना चाहिए। और मैं इसीलिए कोयलकारों के शहीदों को नाम ले ले के मैं बोल रही हूँ कि हम उनका अपमान नहीं कर सकते हैं, जो हमारा ज़मीन बचाने के लिए, हमारा जंगल बचाने के लिए, हमारा सरना संस्कृति को बचाने के लिए, मसना को बचाने के लिए, हमारा गिरजाघर सब कुछ वहाँ पर है ना। आपका गिरजाघर भी यही धरती में है, मुस्लिमों का ये जो मस्जिद भी इसी में है, मंदिर भी इसी धरती में है, सरना भी इसी धरती में, कोई हवा में नहीं है। ये धरती यहाँ का जल जंगल ज़मीन बचा रहेगा तो हर इंसान फलेगा फूलेगा, हर समाज आगे बढ़ेगा, हर जाति और धर्म की रक्षा होगी। एक लास्ट सवाल है कि तब जब ये सरना और ईसाई हो रहा है, खासकर टारगेट तो आदिवासी समाज है, तब आप अपने आदिवासी समाज को क्या कहिएगा कि ऐसे लोगों के प्रति वो क्या सोचे या फिर उनके बात सुनने के बाद वो क्या विचार करें? मैं खुश हूँ, बहुत जगह है हमारे जो नौजवान युवा आज की तारीख में इन चीज़ों को समझ रहे हैं। युवा खड़ा है, जो लोग मुझको बोलते थे कि बिरसा मुंडा आप लोग तो ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगला पीढ़ी लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। मैं बोलती थी कि बिरसा मुंडा के इतने 100 साल 150 साल बाद हम लोग खड़ा हुए, हमारे आने वाला पीढ़ी भी खड़ा है, खड़ा रहेगा। और आप जिन जो क्या कहना है, हमारे लोग समझ रहे हैं, लोग इन लोगों को समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, और इस एजेंडा के खिलाफ में लोग अपनी तरह से लड़ाई लड़ भी रहे हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि इस एजेंडा को लोग खारिज कर रहे हैं, और खारिज करके वो टोटल आदिवासियत की बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी को बचाने की तो बात षड्यंत्र करते जो हैं। है वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, झारखंड है। और इसीलिए अंतिम में, इसीलिए 2014-2024 में लोकसभा सीट हम लोगों ने जितना भी आदिवासियों का रक्षित सीट है ना, हम लोगों ने एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी को हाथ लगाने नहीं दिया। आपका 28 मंत्री विधानसभा सीट में थे, हम लोगों ने हाथ डालने नहीं दिया। इसीलिए ये तमाम अब एक सरना ईसाई से हम आदिवासियों को डिवाइड करेंगे, और दूसरा SIR के तहत हम अपनी राजनीति को हम मजबूत करेंगे, और हम परिसीमन से भी हम लोगों को काटेंगे। और इसीलिए ये तीनों चीज एक साथ आप चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी RSS का एजेंडा है। अभी तो अच्छा है, मैं देख रही थी कि अभी RSS और भारतीय जनता पार्टी में भी खुटर एक दूसरे का एजेंडा को फुलफिल नहीं हो रहा है उनका। कई स्वामी, मैं तो हैरान हूँ कि कई स्वामी लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाहता है कि हाँ, इस देश में अंतिम तक अकेले प्रधानमंत्री बने रहे, राष्ट्रपति भी वही होगा, देश ऐसा नहीं चलेगा। आज की तो स्वामी लोग बोल रहे हैं, और तमाम छोटा छोटा हवा पानी आते रहेगा, हर तरह के लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन एक है हम लोगों का, इसमें कहावत है, थीर पानी पत्थल काटेला, बैठ पानी बढ़िए जाएला। मैं सब नौजवानों से इतना ही कहना चाहती हूँ, धीरज के साथ सिद्धू कान्हू चांद भैरव तिलका मांझी वीर बुद्धू भगत फूलो झानो, उनका इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए स्थिरता की जरूरत है। अपने आइडियोलॉजी में, अपने इतिहास में स्थिर रहते हुए आपको जो बिरसा मुंडा ने हथियार दे के गया है, उस हथियार के तहत अपना जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत आपको आगे बढ़ते जाना है।
ये बाढ़ पानी में बहुत सारे जीव जंतु आते हैं। वो लोग, मैं वो कहावत मैं बचपन से ही मैं सुनी हूँ। मेरी माँ भी खूब बोलती थी कि मुझको समझाती थी, थीर पानी पत्थल काटेला, बाढ़ पानी बढ़िए जाला। अभी जो बरसात में आ रहा है वो पानी बह के चला जाता है, लेकिन जहाँ पर आप नदी में देखेंगे या तो तालाब में देखेंगे वो पानी किस तरह से वहाँ टुकू भी बैठा हुआ है ना, तो उसको पत्थल को कैसे चर जाता है। तो हमारा इतिहास भी उसी तरह से है, और हमारा वो नैरेटिव नहीं है। हमारा आदिवासियों का इतिहास नैरेटिव नहीं है, वो हमारा इतिहास है। तो मैं तमाम युवाओं को अपने इतिहास में, आपके संघर्ष के इतिहास में, आपके आदिवासियत में आपका जो हथियार है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, भारत का संविधान है, तिलका मांझी का रास्ता है, वीर बुद्धू भगत का रास्ता है, आप उसमें स्थिरता के साथ आगे बढ़िए। मैं नहीं बोल रही हूँ आप स्थिर रहिए, स्थिरता के साथ आगे बढ़िए, अपने सिद्धांत के साथ है। हर सिद्धांत आपसे टकरा के दूर चला जाएगा। और झारखंड एक्सपेरिमेंट बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अभी वो हम नहीं कहेंगे, 2029 तक चुनाव आते आते पहला फिजा 400 पार बोल रहा था ना, तो सब कोई के दिमाग में आ रहा था कि हाँ पार लगे, करिए देगा। लेकिन सारे आदिवासी संगठन, सारे किसान संगठन, सारे मूलवासी भी मिल के हम लोगों ने वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दिया। 29 में भी बैरिकेटिंग लगाना है मेरे मित्रों, इसको मत भूलिए। तो इस तरह से जो है हमने पूरी जानकारी ली कि जिस तरह से आदिवासी के बीच सरना ईसाई वाला मामला चल रहा है, उस पर इन्होंने इतिहास बता दिया कि किस तरह से जो है एकता में रहे और आगे किस तरह से एकता बनाए रखना है। जो लोग इस तरह का एजेंडा चला रहा है वो कहीं ना कहीं किसी से प्रेरित होकर आया है और राजनीतिक लाभ के लिए जो है इस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है। इसके बहकावे में नहीं आए। ये जो है दयामनी बारला जी का आदिवासी समाज और क्षेत्र के लोगों के लिए जो है मैसेज है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि हम आज दयामनी दीदी से इस विषय पर बातचीत कर जानकारी लेंगे, तो हमने बातचीत कर पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराया। फिलहाल आप आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।